हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नारायणलाल माली, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय रायपुर, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बीए पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र में अंग्रेजों और मराठों के संघर्ष का अध्ययन करेंगे। इसमें कल हमने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के संबंध में चर्चा की थी। आज इसी सिलसिले में हम द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में बातचीत करेंगे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद सालवाई की संधि हुई, जिससे 20 वर्षों तक दोनों पक्षों में शांति बनी रही। इस युग के जो दो प्रमुख मराठा नेता थे, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस, इन्होंने मराठों की एकता और शक्ति को बनाए रखने का प्रयास किया। यद्यपि दोनों में ही श्रेष्ठता के लिए पारस्परिक प्रतिद्वंदिता थी और आपस में दोनों की नहीं बनती थी, मगर मराठा राज्य के हित के लिए दोनों ही एक हो जाते थे और आप अपने पारस्परिक युगों से समझौता कर लेते थे। 1794 ईस्वी में महादजी सिंधिया की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनका अल्पवयस्क भतीजा दौलतराव सिंधिया उनका उत्तराधिकारी बना, जो कि महादजी सिंधिया के समान बुद्धिमान, कूटनीतिज्ञ और अनुभवी नहीं था। 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद पूना दरबार जो है षड्यंत्रों का केंद्र बन गया। महादजी सिंधिया का उत्तराधिकारी दौलतराव व पेशवा बाजीराव द्वितीय दोनों ही एक प्रकार से हम कहें युवा और अनुभवहीन थे। यह अन्य मराठा सरदारों को आपस में लड़ाकर अपनी शक्ति बनाए रखना चाहते थे। दौलतराव सिंधिया और जसवंतराव होलकर दोनों ही पूना में अपनी श्रेष्ठता जमाने के लिए संघर्षरत थे। इसमें सिंधिया सफल रहा और पेशवा बाजीराव द्वितीय पर उसका प्रभाव स्थापित हो गया। इधर अंग्रेज़ों का जो नया गवर्नर जनरल बनकर आया, लॉर्ड वेलेजली, वह चाहता था कि अन्य राज्यों ने जिस प्रकार सहायक संधि स्वीकार की है, मराठे भी सहायक संधि स्वीकार कर ले और अंग्रेज़ कंपनी के अधीन हो जाए। ये सारा घटनाक्रम उस समय चल रहा था। तो इस समय के जो इस युग के जो प्रमुख मराठा नेता थे, वो पेशवा बाजीराव द्वितीय, दौलतराव सिंधिया, यशवंतराव होलकर, रघुजी भोंसले इत्यादि मराठा सरदार इस युग के प्रमुख नेता थे, हम ये कह सकते हैं। अब इस प्रकार द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि बनती है, इसके ऊपर हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। अप्रैल 1801 में पेशवा ने जसवंतराव होलकर के भाई बिठूजी होलकर की हत्या करवा दी पूना में। इस पर होलकर ने गुस्सा होकर के अक्टूबर 1802 में पूना पर आक्रमण किया और उसने पेशवा व सिंधिया दोनों की सेनाओं को सदैसर नामक स्थान पर पराजित किया और पूना पर अधिकार कर लिया। उसने अमृतराव के पुत्र विनायक राव को पूना में पेशवा बना दिया। फलस्वरूप बाजीराव द्वितीय को पूना छोड़ना पड़ा। वह भागकर बैसीन में अंग्रेज़ों का शरणागत हो गया और 31 दिसंबर 1802 को उसने अंग्रेज़ों से एक संधि कर ली, जिसे बैसीन की संधि भी कहा जाता है। यह संधि एक प्रकार की सहायक संधि थी। सहायक संधि के तहत वैसे मूल रूप से इसका जनक जो है डुप्ले को माना जाता है, मगर अंग्रेज़ों में इस सहायक संधि को लॉर्ड वेलेजली के साथ जोड़ा जाता है। उसके समय में काफ़ी लोकप्रिय हुई और उसने काफ़ी राज्यों के साथ इस संधि का प्रयोग किया। इस संधि को स्वीकार करने वाला जो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो शासक होता था, वो पूर्ण रूपेण अंग्रेज़ों के अधीनस्थ हो जाता था। वह किसी भी विदेशी राज्य से संबंध नहीं रख सकता था। वह किसी राज्य से संधि और लड़ाई नहीं कर सकता था। अंग्रेज ही उसके मामले का निपटारा करते थे।
इसके अलावा उसे अपने राज्य में एक अंग्रेज़ रेजिडेंट और अंग्रेज़ों की एक सहायक सेना भी रखनी पड़ती थी। तो ये सारे सहायक संधि के तहत की मानी जाने वाली शर्तें होती थी। तो पेशवा ने जब 31 दिसंबर 1802 को बैसीन की संधि स्वीकार कर ली तो एक प्रकार से वह सहायक संधि की जाल में फंस गया और उसने अपनी स्वतंत्रता खो दी। इस सहायक संधि की जो महत्वपूर्ण शर्तें थी वो ये थी कि पेशवा ने अंग्रेज़ों का संरक्षण स्वीकार कर लिया। उसने एक अंग्रेज़ी सेना पूना में रखना स्वीकार किया। पेशवा ने गुजरात, ताप्ती तथा नर्मदा नदी के मध्य के प्रदेश तथा तुंगभद्रा नदी के सभी समीपवर्ती प्रदेश जिनकी आय 26 लाख रुपए थी, कंपनी को उसने दे दिए। पेशवा ने सूरतनगर कंपनी को दे दिया। पेशवा ने निजाम से चोट प्राप्त करने का अधिकार छोड़ दिया तथा गायकवाड़ के विरुद्ध युद्ध न करने का वचन दिया। पेशवा ने निजाम और गायकवाड़ के बीच आपसी झगड़े में कंपनी की मध्यस्थता स्वीकार करना मान लिया। पेशवा ने यह भी स्वीकार किया कि वह अंग्रेज़ों के अतिरिक्त किसी भी यूरोपीय व्यक्ति को अपनी सेवा में नहीं रखेगा। उसने अपने सभी विदेशी संबंध अंग्रेज़ कंपनी को सौंप दिए। इस प्रकार इस संधि से पेशवा की स्वतंत्रता एक प्रकार से समाप्त हो गई। हम कह सकते हैं कि पेशवा ने अपने पद की रक्षा के मूल्य के रूप में स्वतंत्रता का बलिदान कर डाला। अंग्रेज़ों को भी इस संधि से बहुत सारे राजनीतिक लाभ प्राप्त हुए। पूना में उनका प्रभुत्व स्थापित हो गया और वे मराठा संघ के प्रमुख पेशवा द्वारा सहायक संधि स्वीकार कर लेने से उसके अधीनस्थ नेताओं की या अन्य मराठा सरदारों की जो शक्ति है कमज़ोर हो गई, जो अंग्रेज़ों के लिए लाभप्रद रही। बैसीन की संधि पर टिप्पणी करते हुए सरदेसाई ये लिखते हैं कि बैसीन की संधि ने शिवाजी द्वारा स्थापित मराठों की स्वतंत्रता का अंत कर दिया। डीन हटन इस संधि के संबंध में लिखते हैं कि यह निर्विवाद रूप से एक ऐसा कदम था जिसने उस भीति को बदल दिया जिस पर हम लोग पश्चिम भारत में खड़े थे। इसने एक ही क्षण में अंग्रेजी उत्तरदायित्वों को तिगुना कर दिया। सिडनी ओवन भी इस संबंध में लिखते हैं कि इस संधि ने अपने प्रत्यक्ष और परोक्ष कामों द्वारा कंपनी को भारत का साम्राज्य दे दिया। तो इस प्रकार द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की भूमिका तैयार हो गई बैसीन की संधि के द्वारा। यह द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी के मध्य चला। इस युद्ध में गायकवाड़ तटस्थ रहा। उसने न अंग्रेज़ों का साथ दिया न मराठों का साथ दिया। बाकी बचे सिंधिया, भोंसले और होलकर, तीनों ने भी एक साथ मिलकर के अंग्रेज़ों का सामना नहीं किया। होलकर ने अलग से ही अपना संघर्ष छेड़ा। प्रारंभ में भोंसले और सिंधिया ने मिलकर के अंग्रेज़ों का सामना किया। तो हम देखते हैं कि बैसीन की संधि मराठों के लिए राष्ट्रीय अपमान था। दौलतराव सिंधिया और रघुजी भोंसले ने एक संयुक्त मोर्चा बनाकर अंग्रेज़ों को ललकारा। उन्होंने जसवंत राव को भी अपने दल में मिलाने की चेष्टा की, मगर होलकर अंग्रेज़ों से अलग से लड़ा। बड़ौदा का गायकवाड़ तटस्थ रहा। इस गंभीर राष्ट्रीय संकट में भी मराठा सरदार एक होकर के नहीं लड़ पाए, उनमें एकता स्थापित नहीं हो पाई। सितंबर 1803 में आर्थर वेलेजली ने असाई में सिंधिया और भोंसले की सम्मिलित सेनाओं को पराजित किया। इस असाई के युद्ध के संबंध में ग्रांट डफ लिखता है कि दक्कन के इतिहास में लिखित किसी भी जीत से यह अधिक गौरवपूर्ण और महत्वपूर्ण थी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने बुरहानपुर और असीरगढ़ पर अधिकार कर लिया और 29 नवंबर को अरगांव के युद्ध में भोंसले को बुरी तरह पराजित किया। फलस्वरूप
भोंसले ने 17 दिसंबर 1803 को अंग्रेज़ों से देवगांव की संधि कर ली। इस देवगांव की संधि द्वारा भोंसले ने नागपुर में एक अंग्रेज़ रेजिडेंट रखना स्वीकार कर लिया। उसने कटक और वर्धा नदी के पश्चिमी भाग के प्रदेश अंग्रेज़ों को सौंप दिए। अंग्रेज़ों की अनुमति के बिना उसने किसी भी यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रखने का वचन दिया। उसने अपने आपसी झगड़ों में अंग्रेज़ों की मध्यस्थता स्वीकार करने का भी वचन दिया। इधर असाई के युद्ध में हारने के बाद सिंधिया की सेना सितंबर महीने में दिल्ली की लड़ाई और नवंबर में अलवर के पास लसवाड़ी के युद्ध में अंग्रेज़ों से बुरी तरह पराजित हुई। अंग्रेज़ गुजरात, बुंदेलखंड में, उड़ीसा में भी जीत रहे थे। तो इस प्रकार बुरी तरह पराजित होकर के सिंधिया ने भी 30 दिसंबर 1803 को अंग्रेज़ों से सुरजी अर्जुन गांव की संधि कर ली। इस संधि के द्वारा सिंधिया ने गंगा और यमुना के मध्य का अपना संपूर्ण राज्य अंग्रेज़ों को दे दिया। उसने जयपुर, जोधपुर एवं गोहद की राजपूत रियासतों पर अपना प्रभुत्व छोड़ दिया। अहमदनगर का दुर्ग, बड़ौच, गोदावरी और अजंता घाट भी उसने अंग्रेज़ों को सौंप दिए और उसने अपने दरबार में एक अंग्रेज़ रेजिडेंट रखना भी स्वीकार कर लिया। सिंधिया ने मुग़ल बादशाह, पेशवा और निज़ाम पर अपने सब दावे त्याग दिए। अर्थात अब 1803 के बाद से ही मुग़ल बादशाह जो है अंग्रेज़ों का शरणागत हो गया। इतने दिनों तक 1772 से 3 तक वह मराठों का, विशेष रूप से सिंधिया का शरणागत था। अप्रैल 1804 में होलकर ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष शुरू किया। होलकर ने कर्नल मानसन को कोटा के पास मुकुंदरा घाटी में पराजित किया और उसे आगरा की ओर भागने के लिए विवश कर दिया। इसके बाद होलकर उत्तर की ओर बढ़ा और उसने अक्टूबर में दिल्ली का घेरा डाला, लेकिन ऑक्टरलोनी ने सफलतापूर्वक दिल्ली की रक्षा की। होलकर डीग की ओर बढ़ा मगर अंग्रेज़ों से परास्त हुआ। इसके बाद उसने भरतपुर के शासक की शरण ली और भरतपुर के राजा और होलकर की सेना ने जनरल लेक को पराजित किया। इसके बाद लेक का पीछा करता हुआ लेक होलकर का पीछा करता अमृतसर पहुंचा। होलकर ने वहां सिख शासक रणजीत सिंह से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया मगर उससे सफलता नहीं मिली। इसके बाद होलकर ने भी अंग्रेज़ों से समझौते की बातचीत शुरू की और अंत में 25 दिसंबर 1805 को होलकर ने भी राजपुर घाट की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। इस संधि के द्वारा होलकर ने टोंक, रामपुर, बूंदी, बुंदेलखंड और चंबल नदी के उत्तरी प्रदेशों पर अपने दावे हटा लिए। उसने पेशवा तथा राजपूत राज्यों पर अपने सारे दावे भी हटा लिए। इस प्रकार द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ने मराठा संघ को छिन्न भिन्न कर दिया और मराठा शक्ति पूरी तरह नष्ट तो नहीं हुई मगर इससे मराठा काफ़ी कमज़ोर हो गए। यदि हम ये ऐसा सोचें कि इस द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठे एक होकर लड़ते, पेशवा और उसके चारों जो सरदार थे, भोंसले, गायकवाड़, सिंधिया और होलकर, तो निश्चित रूप से अंग्रेज़ों को पराजय मिलती मगर मराठा अपनी पारस्परिक संघर्ष में उलझे रहे और वह एक दूसरे की श्रेष्ठता या नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। जब उनके अस्तित्व का प्रश्न था तब भी वे या तो तटस्थ रहे या अंग्रेज़ों से अलग अलग प्रकार से लड़े। इस प्रकार 1805 तक भारत में मराठा शक्ति इतनी कमज़ोर हो गई थी कि वह भविष्य में भी अंग्रेज़ों के लिए कोई खतरा नहीं रही और इस समय अंग्रेज़ भारत में
सर्वाधिक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभर चुके थे। अब उन्हें भारत में किसी से भी, न सिखों से, न मराठों से, न राजपूत राज्यों से, न मुगलों से किसी प्रकार का कोई खतरा था। अंग्रेजी साम्राज्य 1805 में लॉर्ड वेलेस्ली के गवर्नर जनरल के काल तक एक प्रकार से हम कहें सुरक्षित हो गया था। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ने हम कहें कि इसने अंग्रेजी साम्राज्य को दृढ़ता प्रदान की और मराठों की शक्ति का एक प्रकार से पतन का डंका उसने बजा दिया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध एक प्रकार से लॉर्ड हेस्टिंग्स की भारत में अंग्रेजी सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने के कारण शुरू हुआ था। हेस्टिंग्स ने पिंडारियों के विरुद्ध अभियान शुरू किया। पिंडारी जो कि मराठों के एक प्रकार के भाड़े के सैनिक थे और आवश्यकता पड़ने पर वह मराठा सेना में उनके शत्रुओं के विरुद्ध लड़ाई करते थे। तो पिंडारियों का सफाया करने का अंग्रेजी अभियान एक प्रकार से मराठों के विरुद्ध अभियान था और इससे मराठों के प्रभुत्व को चुनौती मिली और मराठे और अंग्रेज पुनः एक बार युद्ध में उलझ गए। इससे पूर्व ही 27 मई 1816 को भोंसले अंग्रेज़ों से सहायक मित्रता की संधि स्वीकार कर चुका था। 13 जून 1817 को रेजिडेंट एल्फिंस्टन ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को एक प्रकार से कहें पूना की संधि पर दबाव डालकर हस्ताक्षर करवाए। इस पूना की संधि के द्वारा पेशवा को मराठा संघ की प्रधानता छोड़ देनी पड़ी। उससे गायकवाड़ पर अपने सारे दावों को 4 लाख रुपए में बदलना पड़ा और भविष्य में उसने गायकवाड़ पर किसी प्रकार की मांग नहीं करने का वादा किया। उसे अंग्रेज़ों को कोंकण तथा कुछ महत्वपूर्ण किले भी समर्पित कर देने पड़े। हम ये कहें कि पूना की संधि के द्वारा पेशवा ने जो कुछ भी उसके पास था राजनीतिक रूप से उसने अपना सब कुछ खो दिया। इसके बाद 5 नवंबर 1817 को सिंधिया को भी ग्वालियर की संधि स्वीकार करनी पड़ी और उसने पिंडारियों के विरुद्ध अभियान में अंग्रेज़ों की सहायता करने का वचन दिया। उसने राजपूत राज्यों पर अपने सभी दावे छोड़ दिए और चंबल के पार के राज्यों पर अंग्रेज़ों को अपने संबंध स्थापित करने की उसने स्वतंत्रता दे दी। 6 जनवरी 1818 को होलकर ने भी अंग्रेज़ों के साथ मंदसौर की संधि कर ली। उसने भी राजपूत राज्यों पर अपने दावे छोड़ दिए और नर्मदा के दक्षिण के सभी प्रदेश जो थे उसने अंग्रेज़ों को देना स्वीकार कर लिया। उसे पिंडारी सेनानायक अमीर खां को टोंक का नवाब मानना पड़ा और अब इंदौर में भी एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहने लगा। पेशवा ने दासत्व का बंधन तोड़ने का एक अंतिम प्रयास किया। उसने पूना में अंग्रेज रेजिडेंसी में आग लगा दी और किरकी नामक स्थान पर अंग्रेजी शिविर पर उसने आक्रमण कर दिया। इसके बाद उसने 1 जनवरी 1818 ईस्वी को कोरेगांव और 20 फरवरी 1818 को अष्टी में अंग्रेज़ों से युद्ध किया मगर वह पराजित हुआ और 3 जून 1818 को पेशवा बाजीराव द्वितीय को सर जॉन मैल्कम के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा और इसके बाद पेशवा का सारा राज्य जो है अंग्रेज़ों ने छीन लिया। उसे 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर के कानपुर के पास बिठूर में अपने अंतिम दिन बिताने की आज्ञा दी गई। पेशवा का राज्य लेकर के उसमें से सतारा का एक छोटा सा राज्य निकालकर प्रताप सिंह को दिया गया जो शिवाजी का वंशज था
तथा मराठा साम्राज्य का छत्रपति या औपचारिक प्रधान था। इस प्रकार तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ने पेशवा का राज्य समाप्त कर दिया और शेष मराठा राज्य भी छोटे छोटे हो गए और वे कंपनी के अधीनस्थ बन गए। फिर कभी भविष्य में इन मराठों ने अंग्रेजी शक्ति के सामने अपना सिर नहीं उठाया और न इससे कभी वो पार पा सके। तो इस प्रकार प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 1782 ईस्वी तक चला, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1803 से 5 तक चला, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 18 तक चला। तीनों आंग्ल मराठा युद्धों में से केवल प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों का पलड़ा भारी रहा। बाकी दो आंग्ल मराठा युद्ध दूसरे और तीसरे में अंग्रेज़ों का पलड़ा भारी रहा और अंत में इस अंग्रेज़ों और मराठों के पारस्परिक संघर्ष में अंग्रेज़ों की एक प्रकार से हम कहें जीत हुई और मराठे कमज़ोर हुए। जय हिंद।